स्वागत है आप लोग का ISPCS सक्सेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से 3 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड। फोकस खासकर बिहार पर और उन करंट अफेयर्स पर किया जाएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सीरीज। और इसका जो PDF है आपको वीडियो के लिंक में दिया है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, सारा का सारा PDF आपको एट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले बिहार के करंट अफेयर्स से। हाल ही में राष्ट्रपति का जो दौरा हुआ था 31 मार्च को बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह में, उस समय चर्चा की गई कि बिहार पुलिस को जो है राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि बिहार पुलिस को राष्ट्रपति कलर, पुलिस कलर सम्मान जो दिया जाता है प्रत्येक जो राज्य के पुलिस को, उसको मिला जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस को मिला राष्ट्रपति कलर पुरस्कार। और ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में याद कर लेते, याद रख ले। बिहार पुलिस को यह सम्मान मिला, उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए, इस उपलब्धि के लिए जो है कुछ कार्य करने होते हैं। यह सम्मान उन्हीं पुलिस को दिया जाता है जो कम से कम 25 वर्ष के साधारण सेवा किया हो, वीरता संबंधी काम किया हो, अपने अनुशासन को पूरी तरह से पालन किया हो। ठीक है, और इससे जो जो पुलिस की जो रैंक होती है राज्य की पुलिस की, उसमें सम्मान में वृद्धि होती है और उसकी विशेषता बढ़ जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस को जो देश के सर्वोच्च सम्मान डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें राष्ट्रपति कलर पुरस्कार जो बिहार पुलिस को दिया गया, उसको निशान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। और इससे यह हुआ कि बिहार पुलिस अपने जो बाईं आस्तीन, मतलब बाईं जो बाँह है कंधे पर, वहाँ एक विशेष प्रकार का जिसको जो चिन्ह मिलेगा, जो सिंबल मिलेगा, वो लगा सकते हैं। और अपना जो तिरंगा है वो भी साइड में अपना लगा सकते हैं। इससे ये बिहार पुलिस को सम्मान मिलेगा। और 2026 में उड़ीसा और सिक्किम को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, याद रखें। नेक्स्ट है, कोइलवर में देश का दूसरा 4 लेन रेल पुल बनेगा। देखिए, रेल पुल 4 लेन है। हम लोग अक्सर अक्सर 4 लेन पढ़ते रहते हैं रास्ते पर, लेकिन रेल पुल का 4 लेन क्या है? कोइलवर है कहाँ? भोजपुर में, याद रखिए। और यह जो सोनपुर कहा गया, सोन नदी पर बनेगा। जहन में हम लोग याद कर लें, सोन नदी पर क्या होगा कि देश का दूसरा 4 लेन पुल जो है कोइलवर नदी पर बनेगा। कोइलवर में बनेगा, सोन नदी पर बनेगा। ये कोइलवर जगह है जो भोजपुर में है। और यह वहाँ बनेगा जो पुरानी जो पुल है कोइलवर पुल, जिसको अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल कहते हैं, उस पुल के ही समानांतर बनेगी यह पुल। देखते हैं, उस पुल के समानांतर यह पुल बनाई जाएगी। क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि आने जाने में जो ट्रैफिक लगती है रेल की, जिससे रोक दिया जाता है कई सारे ट्रेन को, लोकल ट्रेन को दूसरे ट्रेन को बढ़ाने में बहुत सारे समय लग जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो है 4 लेन पुल जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। यह देश का दूसरा 4 लेन पुल होगा। यह बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इससे क्या होगा, तेज रेल परिवहन और सड़क परिवहन बढ़ेगी, वृद्धि होगी माल में, और वो क्या कहते हैं उसमें पैसेंजर के आवागमन में, क्षेत्रीय विकास की गति बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, अभी यह निर्माणाधीन है। इस पर जो कुल खर्च जो है 3500 से 4000 करोड़, यानी 3500 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। और नया पुल जो है पुराने पुल के समानांतर बनेगी। और जब बन जाएगी पुल, तो जो पुराने पुल है उससे जो साथ में अटैच कर दिया जाएगा, और दोनों तरफ से जो 3-3 ट्रेन आ जा सकेगी, तो 6 लेन हो जाएगी। 2 लेन है या 4 लेन बन के 6 लेन हो जाएगी। ठीक है, इसका ट्रायल जो कर दिया गया, इसका अधिकतम सीमा 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है DDU से गया के रूट में इसका किया गया है। ठीक है, याद रख लें। और इससे से रक्षा संबंधित एक और न्यूज़ है कि बिहार के जो हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे और हाईवे हैं, उस पर अब एयरफोर्स का जो फाइटर जेट होता है उसको उतारने की तैयारी कर दी गई है। और बिहार के 3 जो हाईवे हैं उस पर जो है फाइटर जेट लैंड करेगा। कौन कौन हाईवे, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं उसको। देखिए, बिहार में रनवे बनी सड़कें, जो हाईवे है उस बनेगी, और फाइटर जेट वहाँ उतरेगा। कहाँ कहाँ उतरेगा? पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बन रही है, जो 245 किलोमीटर उसकी लंबाई है, वहाँ पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो बिहार से होकर गुजरेगी, वहाँ बनेगी। और भिट्ठा मोड़ जो सीतामढ़ी जिले में पड़ती है, भिट्ठा मोड़ से नरहिया राम जानकी मार्ग उसको कहा जाता है अक्सर, वहाँ पर जो है ये फाइटर जेट को उतरने के लिए जो हाईवे पर अपना पट्टी बनाएगी। और ये क्या होता है, देखिए, फाइटर जेट जब उतरती है किसी हाईवे पर, तो उसका एक अलग तरीके से बनाया जाता है। उस बीच में ना कोई पोल रहेगी, जो इलेक्ट्रिक पोल रहती है वो बड़ा सा कोई नहीं रहेगा, नहीं बैरिकेड रहेगा बड़ा सा। अगर बैरिकेड लगाया भी जाता है तो क्या कहते हैं उसको हटाने वाला आता है, जस्ट उसको रख दे और हटा दे जब प्लेन उतरती है तो। और प्लेन की जो रनवे बनाई जाती है, जो फाइटर जेट बहुत स्पीड में रहती है, उतरती है तो घर्षण से धुएं निकलने लगती है। और उसी के अकॉर्डिंग उसका ताप सहने के लिए, उसका वजन सहने के लिए अलग तरीके से एक जो है पट्टी बनाई जाती है। और रनवे पर जो हाईवे पर जो रनवे बनेगी, वह लगभग 5 किलोमीटर लंबा होता है, याद रखना। 5 किलोमीटर लंबाई में इसकी बनाई जाती है।
और सबसे पहले यह कारनामा जो है 2015 में यमुना एक्सप्रेस वे पर किया गया था। भारत सरकार सक्सेस इसको जो है परीक्षण को पूरा किया था। और बिहार में जो यह होगा इसमें जो है लगभग 18,242 करोड़ खर्च आएंगे। ठीक है, ये आपको हम थोड़ा डिटेल्स बता दिए। और जैसे देख ले ये सुविधा क्यों किया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मान ले फ्लाइट जो जा रही है, एयरफोर्स की फ्लाइट जा रही है, लड़ाकू विमान जा रही है, कोई इमरजेंसी आ गई परीक्षण के दौरान, तो उसके लिए यह किया जा रहा है। पटना से पूर्णिया जिसकी एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, सीतामढ़ी भीटामोड़ से नरहिया एक्सप्रेस वे है। जो पूरा फिगर में था आपको यहाँ लिख करके बता दिए हैं। इसमें देखिए दिया गया है ना, उससे बिजली के खंभे और ढलान वाली चीज़ें जो नहीं होती है, ताकि अगर मान लेते बिजली के खंभे रहेगी तो फिर प्लेन का जो है पंखा सट सकता है, वो गिर सकता है और क्रैश हो सकता है। याद रख ले, इस एक्सप्रेसवे को याद रख ले कहाँ का एक्सप्रेसवे है। सो आशा मॉडल हाल ही में चर्चा में रहा, और सिंचाई, याद रखिए आशा मॉडल का संबंध किससे है, सिंचाई से है। और कहाँ का, या बिहार सरकार का, याद रख लें। और क्या क्या हम जानते हैं इसके बारे में। आशा मॉडल का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटेड सोलर पावर हाई इफिशियंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन है। मतलब सोलर माध्यम से हम जो है जो पाइन है, नहर है, वहाँ से पंप सेट लगा करके पानी पटा सकते हैं, और वह नेट जीरो में मदद करेगा हमारा। मेन चीज ये बात है। और इसकी शुरुआत जो है पटना के पालीगंज प्रखंड से किया गया है, जो राज्य का पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो गया है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इससे ये होगा कि जो पारंपरिक तरीके जो हम लोग जल उठा करके इधर से उधर करते हैं, उससे राहत मिलेगी। और जो जो पारंपरिक जो जल स्रोत है हमारा, जैसे आहार पैन नल जो है, जो नाला है, उससे पानी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, कार्बन क्रेडिट के जरिए जो है अतिरिक्त आय भी होगी, इनकम भी बढ़ेगा, और आशा मॉडल जो है आगे बढ़ेगा तो उसको अडॉप्ट भी किया जाएगा अन्य जिलों में। ठीक है, इसकी विशेषता यह है, यह सौर ऊर्जा संचालित होती है, जिससे क्या होगा, कार्बन का उत्पादन कम होगा, और किसान की जो मदद होगी इसमें, किसान का जो बिल जो उठता था पहले जनरेटर वगैरह पर खर्च लगता था, वो कम होगा। और इससे जो बिजली उत्पन्न होगी किसान तो उपयोग करेंगे इससे ही, और जो बिजली बच जाएगी उस बिजली को राज्य सरकार खरीदेगी, या राज्य सरकार में जो कंपनियां बिजली कंपनी है वो राज्य सरकार से अपना खरीद करके सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बापू टावर और बुद्ध समयक संग्रहालय और स्तूप जो वैशाली में है, उनको विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखें, इससे पहले अशोक कन्वेंशन और अंजुम सामिया हॉल को जो विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो यह है, बिहार को मिला विश्वकर्मा अवार्ड। किस किस को मिला है, बापू टावर को मिला और बुद्ध समयक संग्रहालय को मिला है। इससे संबंधित कुछ बात जान लेते हैं। बापू टावर आप देख सकते हैं तस्वीर में, यह है। बापू टावर की ऊंचाई जो लगभग 120 फीट ऊंचा है। याद रख ले, ये 6 मंजिला है, और इसका आकार जो उल्टे शंकुआकार का है ना, शंकुआकार की उल्टे शंकुआकार की है, और यह गर्दनी बाग पटना में, इसके इतना याद रख ले। और बुद्ध समयक संग्रहालय जो है, यह जो है वैशाली में है, और यह जो लगभग 72 एकड़ में है, इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसकी खोज लगभग 1950 के अंतिम दशक या 1960 के प्रथम दशक में खोज किया गया था वैशाली में। और इसमें जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष को रखा गया है, और इसकी जो आकार के लिए, इसके डिजाइन के लिए और इसकी भव्यता के लिए यह पुरस्कार विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। इसे देख लीजिए। और यह क्या क्या है, थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। बापू टावर पटना और वैशाली के बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय को 17वीं विश्वकर्मा अवार्ड जो है, 17वीं विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। और यह चयन जो है अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब आप जो बनाए हैं उसके कंस्ट्रक्शन का डिजाइन क्या है, उसकी मजबूती क्या है, डिजाइन के और कंस्ट्रक्शन के आधार पर यह जो पुरस्कार दिया जाता है उस श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, ये बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स, इसको आप ध्यान में रख लें। और हाँ, बापू टावर आपको पटना में है तो जाकर एक बार देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से बापू टावर को बनाया गया। उसमें बिहार प्लस गांधी जी के पूरे जो इतिहास को उसमें इमेजिंग करके और प्लस फिल्म के माध्यम से डिजिटली तरीके से दिखाया गया। बहुत ही मतलब ऐतिहासिक फैक्ट आपको मिलेगा, जो बुक में नहीं मिलेगा आपको वहां मिलेगा। आप एक बार वहां जाकर के देख सकते हैं। देखिए, 1 अप्रैल से नए नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 जो है शहरी निकाय में लागू हो चुका है। याद रखें, शहरी निकाय में लागू हो चुका है। अब चलें हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 शहरी निकाय में लागू हो चुका है। इनमें क्या क्या रहेगा, 4 तरीके के डब्बे रहेंगे, और चारों डब्बे में अलग अलग कचरे आपको रखना पड़ेगा। कौन कौन से कचरे हैं, कौन कितना कचरा उत्पादन करेगा, तो उसको खुद से उसको निस्तारण करना पड़ेगा। इसके बारे में जानते हैं। शहरी निकाय को निर्देश दिया गया है कि आप जो अपने जो कचरे हैं, कचरे का डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो कलर है जो दिया जाएगा उसको उसी कलर में रखा जाएगा। जैसे हरा रंग का है, नीला रंग है, लाल रंग है, काला रंग है। याद रखें, ये आप लोग
कलर याद कर लें, क्योंकि बीपीएससी बदमाशी करती, कभी पूछ दिया जाता है कि सूखा कचरे के लिए कौन से कलर के डब्बे का प्रयोग करते हैं, पूछा गया है प्रश्न। चलिए, हरा रंग के डब्बे में हम लोग गीला कचरा रखें। और गीला कचरा कौन होगा? जो हमारे रसोई से कचरा निकलता है, घर से कचरा निकलता है, फ्रूट्स वगैरह से जो खाते हैं हम लोग, सब्जी बनाते हैं, उसका जो कचरा है गीला कचरा माना जाता है, और हरा रंग के डब्बे में वो रखा जाएगा। ठीक है। नीला रंग, नीला रंग में सूखा कचरा, वो सूखा कचरा जैसे कागज हो गया, कुछ धातु हो गया, कुछ कांच हो गया, प्लास्टिक, जो भी सूखा कचरा ऑफिस का जो काम वगैरह होता है, जो कचरा निकलता है, तो वो नीले रंग के ड्रम में रखा जाएगा, जिसको सूखा कचरा में गिनती किया जाएगा। लाल कचरा, देखिए रेड थोड़ा ये हाइजेनिक होता है, बहुत ज़्यादा संक्रमण चीज़ इसमें होता है, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, नैपकिन्स हो गया, जो महिलाएं जो मासिक धर्म होता है उसके दौरान यूज करते हैं, उसके लिए रेड रंग के, लाल रंग के बक्से का ड्रम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें डायपर, बच्चे का डायपर हो गया, सैनिटरी पैड और नैपकिन वगैरह इसमें रखा जाएगा। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है काला रंग। काला रंग जो ऐड किया गया है, क्यों किया गया है कि हम जो खासकर बल्ब हो गया, पेंट हो गया, दवाई, ई वेस्ट, जो कि ई कचरा वगैरह होता है, दवाई होता है, पेंट वगैरह होगा, जो काफ़ी जो क्या कहते हैं उसको, जहरीले टाइप का होता है, जो नुकसानदेह होता है, उसके लिए ब्लैक रंग का ड्रम रखा जाएगा और उसमें उसी को रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है या बाहर कचरा फेंकते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको फाइन लगाया जाएगा। इसमें एक और नियम ऐड किया गया है कि यदि आप जो है प्रतिदिन 100 केजी से अधिक कचरे का उत्पादन करते हैं, तो आपको जो है थोक कचरा उत्पादक माना जाएगा। ठीक है। या आप जहाँ कचरा उत्पादन करते हैं, आपके जो ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसके एरिया 20,000 वर्ग मीटर है, या यदि आप एक दिन में 40,000 लीटर से अधिक पानी या उतने पानी का उपयोग करते हैं और कचरा जो होता है, तो आपको थोक कचरा उत्पादक माना जाएगा, है ना? आपको थोक कचरा उत्पादक माना जाएगा। यदि आप थोक कचरा उत्पादक में आ जाते हैं, तो उन कचरों को आपको स्वयं से निस्तारण करना पड़ेगा। ये आदेश और ये नियम बनाया गया इस 2026 के नियम में, याद रख लें। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे बचिए और खुद को स्वच्छ रखें और शहर को भी स्वच्छ रखें। देखिए, 100 केजी से अधिक कचरा निकालने पर 100 आपको खुद को जो निस्तारण करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। 1 अप्रैल से यह लागू है। ठीक है। और यही है, गीला कचरा जो रसोई का कचरा हो गया, नीला कचरा प्लास्टिक धातु हो गया, लाल कचरा सैनिटरी पैड हो गया लाल रंग में, और काला रंग में विशेष देख वाले कचरा ई वेस्ट या पेंट वगैरह से हो गया। जुर्माना लगेगा यदि आप सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते हैं या जलाते हैं वहाँ पर, तो आपको फिर उसके आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है जो स्वच्छता से संबंधित है, रन फॉर गंगा मैराथन 2026। रन फॉर गंगा मैराथन 2026 का आयोजन जो है पटना में जेपी गंगा पथ पर किया गया है, और यह दूरी जो है 4 किलोमीटर की है। इसमें 2 काम हुए थे, एक हुए थे कि मैराथन हुआ था, दूसरा होता है स्केटिंग हुआ था, दोनों चला था साथ में। तो उस दोनों जो प्रतियोगिता उसमें विजेता है, रन फॉर गंगा मैराथन जो पैदल दौड़ा गया था, उसके प्रथम विजेता हुए विशाल चौहान, गोल्ड मेडलिस्ट। दूसरे विजेता अजीत कुमार, तीसरे हुए नूतन कश्यप। और स्केटिंग जो पहिए लगाते जूते में स्केटिंग वाला खेल, उसमें प्रथम विजेता सानवी चौहान, दूसरे विजेता मयान मिलंद, और तीसरे हैं आरव कुमार। और यह गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मैराथन जो है शुरू किया गया था। ठीक है। इसका आयोजन जेपी गंगा पथ पर किया गया था, इतना आपको याद रख लें। देखिए, हाल ही में खबर में रहा कि कोसी नदी जो है अपने मूलधारा से बदल गई थी, जो कुछ दिन पहले की बात है। भाई, कोसी तो बहुत खतरनाक नदी है, बिहार का शोक उसे कहा जाता है। तो बिहार सरकार ने कहा कि अभी जो बाढ़ की मौसम आ रही है, उससे पहले हम अपना काम कर ले, ताकि कोसी जो अपनी जो धारा से जो विचलित हो चुकी है, उसको मूल धारा में लाने का काम करे। वही कर रही बिहार सरकार। बिहार सरकार के लिए अलर्ट है यह कि कोसी नदी अपना मार्ग जो बदला है, बीरपुर बैराज के निकट बदला है। ठीक है। और उसको मूल धारा में लाने के लिए सरकार जुट गई है, सरकार यह काम कर रही है। उसके लिए क्या किया गया है कि 2.5 किलोमीटर लंबी चैनल बनाई गई है। ठीक है। और ये कहाँ बनाई गई है? इसे फाटक संख्या जो 56 जो फाटक है, उसमें फाटक संख्या 28 और 29 के बीच यह चैनल बनाया जा रहा है। मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ कोसी है और ये इधर भटक गया है, तब इसको यहाँ से लाने के लिए जो फाटक में फिर 28-29 में ले जाएगा, फिर इसको मूल धारा में मिला करके अपनी धारा में सम्मिलित कर देगी, ताकि जो है नुकसान कम हो। और कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए माहिर है भाई, क्योंकि अगर इसके इतिहास को देखें तो पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर अपनी धारा बदल चुकी है, पश्चिम की तरफ जा चुकी है। इन वर्षों में जो कोसी जो है, ऐसे ये जो हो गया पूरब, अब ये हो गया पश्चिम, मतलब ये पूरब से जो है 250 वर्षों में 120 किलोमीटर पश्चिम आ गई। अब सोचिए पहले कहाँ थी, अभी कहाँ आ गई है। और यह जो है सीमा निर्धारित करने में बहुत मतलब
विवाद उत्पन्न कर देता है, 2 देशों के बीच, 2 जिलों के बीच, राज्यों के बीच। ये बहुत ही मुश्किल खड़ी करती है और कोसी कुख्यात है बाढ़ लाने में और अपनी दिशा बदलने में। याद रखें, बीरपुर बैराज के निकट जो है ये अपनी धारा बदल चुकी है, उसको लाने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, जिसके लिए 2.5 किलोमीटर लंबी पैरेलल चैनल का निर्माण किया है और यह फाटक संख्या 28 और 29 के बीच यह काम चल रहा है। ठीक है, ये कैसे बैक हो गया जी? एक मिनट, बस आ गया। ये रखा गया है कि मानसून से पहले जो है ये काम कर लिया जाए, नहीं तो कोसी जो है अपने विकराल रूप में आ जाएगी और बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कुछ दुखद घटना आई है। दुखद घटना ये आई है कि बाघ के जो बच्चे थे वो भटक गए थे और वो जो एक नदी है वहां पर, हरबोरा नदी है पश्चिमी चंपारण में, है ना, उस किनारे अपना भटक रहे थे। तो और किनारे वहाँ गंडक नदी है, गंडक की सहायक नदी हरबोरा है, तो उसमें मगरमच्छ भी बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी चंपारण में बहुत मगरमच्छ पाए जाते हैं और उस बेचारे शावक को जो है मगरमच्छ ने निगल लिया, अपना निवाला उसको बना लिया, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक दुखद घटना रहा है। इससे पहले पंडाई नदी में भी जो एक 18 माह की बाघनी की जो मृत्यु हो गई थी वहाँ डूब के, या किसी कारणवश उसको जो है उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी, उसका शव मिला था वहाँ पर। खैर, ये तो दुखद घटना है, लेकिन एक गुड न्यूज ये भी है बीटीआर के लिए। बीटीआर में जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें यह कहा गया है कि बीटीआर में पिछले जो 2010 से लेकर के अब तक यानी 15 सालों में जो है बाघ की संख्या में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। और देखिए कैसे हुई है। 2010 में बीटीआर में जो है इसकी संख्या मात्र 8 थी, लेकिन 2022-23 में जो है इसकी संख्या बढ़ करके 54 हो गई। ये अनुमानित संख्या 54 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मूल संख्या क्या है, 54 हो गई है बाघ की संख्या। और इसके लिए बिहार सरकार बीटीआर को जो है कैट्स अवार्ड दिए, कंजर्वेशन एथॉरिटी टाइगर स्टैंडर्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, बीटीआर में भी सिर्फ बीटीआर में 54 बाघ की संख्या है। अगर जैविक उद्यान को मिला ले तो इसकी बात अलग हो जाएगी। बिहार की आईएएस रंजीता है, उसको जनगणना का निदेशक बनाया गया है। याद रखिए, आईएएस रंजीता बनी जनगणना का निदेशक। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे अनुभव है। ठीक है, और इसके लिए बिहार कैडर के जो अधिकारी 2013 के आईएएस है, इसको जो केंद्रीय क्रमिक योजना के तहत निदेशक जनगणना और निदेशक नागरिक जो है नियुक्त किया गया है। पिछला अनुभव इसका यह है कि इसमें समाज कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, निर्वाचन विभाग आदि में कार्य कर चुकी है, इसके पास इसके साथ अनुभव है। तो दिया गया, याद रख लें कि निदेशक बिहार में जनगणना निदेशक बनी है कौन? आईएएस रंजीता। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोग जरा देखिए। हम लोग पढ़ते हैं कि नदी में कोई द्वीप बनती है, ये पत्थर का होगा या संगमरमर के जो टुकड़े वगैरह जो कुछ होंगे, या कुछ मिट्टी का धंसा हुआ पहाड़ है वो है। लेकिन फिजी में विशेषज्ञ को पुरातत्व वेदों को एक ऐसा द्वीप मिला है, छोटा सा द्वीप मिला है, जो ना तो कोई किसी पत्थर ना कोई मिट्टी से नहीं बना हुआ है। यह बना हुआ है उस काल के जो आदि मानव थे, उसके खाने के अवशेष, जो खाना खाते थे फेंक देते थे, उससे बना हुआ है। देखिए, यह है टॉपिक कि फिजी में मिला आदि मानवों का भोजन द्वारा बना द्वीप। और यह जो बनुआ लेवू द्वीप के पास एक मिला है, एक अद्भुत खोज किया गया पुरातत्वविदों का। और इसकी जो समय है लगभग 1190 साल पुराना है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि फिजी के जो शुरुआती निवासी, जो आदिवासी वगैरह जो थे, जो लापीता समुदाय या लपित समुदाय थे, वो क्या करते थे, समुद्री जीव वगैरह जैसे खाते थे, मछली हो गए, सीप हो गए वगैरह, उसको काट करके खाते थे। और खा करके उनमें एक गुण था कि एक जगह जो अवशेष होता था उसको इकट्ठा करते थे। देखिए, इससे स्वच्छता का प्रतीक का भी ज्ञान होता है कि जैसे हम लोग जो खाए कचरा एक जगह रखे। देखिए, 1190 साल पहले इन समुदायों ने एक ऐसा कारनामा किया था, जैसा हम लोग अभी उसको फॉलो करते हैं, कचरा खा करके एक जगह रखे, है ना। ऐतिहासिक, आप इससे अगर इतिहास को स्टूडेंट है तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जो खाते थे उसको एक जगह रखते थे और ऐसे रखते 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 तो वहाँ एक टापू ही बन गया, जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं। और यह जो है लगभग समुद्र से 60 सेंटीमीटर मात्र ऊपर है, मात्र समुद्र के तल से 60 सेंटीमीटर ही ऊपर है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा 60 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये जो है फिजी के लपिता समुदाय से संबंधित है। थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ था। फिजी की राजधानी जो है कहाँ है, बताइए। फिजी की राजधानी जो है सुबा है, और यहाँ जो पैसा होता है फिजी डॉलर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत यानी इंडिया और मोजाम्बिक के मध्य जो है एक सुरक्षा कार्यक्रम, जो सुरक्षा समझौता किया गया, और इसकी 5वीं बैठक है, जो मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो में
किया गया है। ठीक है, और यह संस्करण क्या हुआ था, 5वां संस्करण था। क्या क्या इसमें हुआ, क्या क्या काम होगा इससे? सैन्य आदान प्रदान होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा, संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य का किया सेना का किया जाएगा, और समुद्री क्षेत्र में जो जरूरत लाई जाएगी, दोनों समुद्री क्षेत्र में मिलकर के कार्य करेगी। ये मुख्य रूप से इन विषय पर यह काम किया गया। ठीक है, इसकी राजधानी मोजाम्बिक राजधानी मापुटो है, और यह 25 जून 1975 को आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, याद रखें 1975 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डेटा वाला न्यूज है, याद रख लिया आप लोग कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो भारत का रक्षा निर्यात है वह 38,424 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की वृद्धि हुई। याद रखें, इतनी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, और कुल कितना हुआ, 38,424 करोड़ की। एक साइंस टेक से संबंधित न्यूज है जिसको आप लोग जीवन में याद रखें। हाल ही में गगनयान मिशन सुर्खियों में रहता है हमेशा, क्योंकि यह भारत का बहुत ही यूनिक स्पेस मिशन है। इसके लिए इस मिशन से संबंधित एस्ट्रोनॉट को अपना शारीरिक रूप से एकदम संतुलित करने के लिए लद्दाख में कार्यक्रम चलाया गया। लद्दाख में चलाया गया मिशन मित्र ये गगनयान को क्या कहते हैं उसको मजबूती देने के लिए चलाया गया। क्यों चलाया गया है लद्दाख में, क्यों चलाया गया है? क्योंकि लद्दाख का जो मौसम है बिल्कुल अन्य, जैसे मंगल हो गया, चांद हो गया, स्पेस की तरह बिल्कुल अलग थलग है। मतलब एकदम बहुत कम आबादी, कठोर मौसम है वहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी है, एकांत है, बिल्कुल स्पेस जैसे देखिए पहाड़ी एरिया है। और यह जो है गगनयान मिशन के सदस्य को शारीरिक शक्ति चेक करने के लिए, टीम वर्क चेक करने के लिए, और उसकी मानसिक मजबूती चेक करने के लिए किया गया। और इस मिशन का नाम रखा गया मिशन मित्र। इसको इसरो ने चलाया, लद्दाख में चलाया है। ठीक है, इसे देख सकते हैं इसमें। और जो 4 एस्ट्रोनॉट है इसमें 3 ही आ गया है। प्रतीकात्मक इमेज आप लोग समझ सकते हैं, इसरो द्वारा किया गया है। और इसलिए किया गया कि बिल्कुल यह वहाँ पर जा करके व्यक्ति जो अगर स्पेस में जाते हैं तो अपने आप को इस अकॉर्डिंग ढाल सके, उसीलिए अभ्यास किया जा रहा है लद्दाख में। तो ये आपके मूल प्रश्न थे, लगभग 15 टॉपिक थे। इससे आप कई सारे प्रश्न निकाल सकते हैं, बहुत प्रश्न आप निकाल सकते हैं, जितना मैंने उतना निकाल सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है आपको कल या परसों इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी सारे करंट अपडेट है आपको शॉर्ट्स वीडियो में, पोस्ट में आपको मिलता रहेगा, उस पर अपडेट रहें। और IAS PCS सक्सेस चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पर सारा करंट, सारा जीके अपडेट आपको हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स और कुछ मुख्य टॉपिक। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए देखते रहिए IAS PCS एक्सेस चैनल को।